स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं भारत एक सामान्य परिचय का पार्ट 4 और पार्ट 3 तो हमने कवर कर लिया था। तो चलिए आज पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो हम जो है अभी उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के अंतर्गत देख रहे थे और उसके अंतर्गत हम जो है कुछ जो जगह है उनके बारे में हम जो है पढ़ रहे थे। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के बारे में, और ये जो है उत्तराखंड के अंतर्गत एक पहाड़ी गांव के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री की ओर जाने वाले रास्ते में 2500 मीटर की ऊंचाई पर एक गांव है वारसू। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री की ओर जाने वाले एक रास्ते में लगभग जो है 2500 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, एक गांव है और गांव का नाम है वारसू। और एक टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार सड़क लोगों को इस पहाड़ी गांव तक ले जाती है। अब जैसे ही आपको ये जो गांव है वारसू उसमें जाना है तो आपको एक टेढ़ी मेढ़ी सड़क से, घुमावदार सड़क से होकर के आपको जाना पड़ेगा। और उसके बाद आप जो है एक पहाड़ी गांव, ये जो है पूरी तरह पहाड़ों के बीच बसा हुआ है और गांव का नाम है वारसू। इस गांव में केवल 20 से 25 घर होंगे। देख सकते हैं 20 से 25 घर ही हैं इस गांव में। पहाड़ों पर एक छोटा सा जो घर है वो छोटा ही होता है। पहाड़ी इलाकों में समतल भूमि की कमी होने के कारण घर ढलानों पर बनाए जाते हैं। अब ये जो गांव है पूरी तरह से पहाड़ों पर बना हुआ है, पहाड़ी पूरी तरह से इलाका है और यहाँ जो है समतल भूमि की क्या है, कमी है। इस कारण जितने भी घर यहाँ पर बने हुए हैं सब ढलानों पर बने हुए हैं। देख सकते हैं ये जो है चित्र एक पहाड़ी गाँव वारसू का, और पूरा देख सकते हैं पहाड़ों से घिरा हुआ गांव है। और ये घर देख सकते हैं इनका किस तरह से इनका घर है। अधिकतर घर लकड़ी और मिट्टी से बने होते हैं। छतें ढलवा होती है ताकि बारिश का पानी या बर्फ़ ज़्यादा समय तक जमा न रहे। तो इनके जो घर हैं वो लकड़ी या फिर मिट्टी से बने होते हैं। और इनकी जो छतें हैं वो कैसी होती है, ढलवा, मतलब जो ढलान टाइप होती है, ताकि जो बारिश का जो पानी है या फिर जो बर्फ़ है वो देख सकते हैं इधर जो ढाल जैसा इनका जो छत है, इधर भी ढाल जैसा, तो बारिश का पानी पूरी तरीके से क्या हो जाता है, गिर जाता है, जमा नहीं रहता। तो इसी कारण से जो है अपनी छतों को ढलुआ बनाते हैं। और स्लेटों की खपरों, पत्थर की पटाले भी होती, देख सकते हैं पूरी तरीके से पत्थर की, जो जिस प्रकार से हमारे तरफ क्या होता है पत्थर वगैरह भी होता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो है इधर देख सकते हैं चित्र में कुछ पत्थरों से जो है अपने घर को बनाते हैं, अपनी छत को बनाते हैं। कुछ घरों की छतें सपाट होती है ताकि सर्दियों में मक्का सुखाने अथवा जानवरों का चारा रखने के लिए उपयोग में लाया जा सके। अब इधर देख सकते हैं कुछ घरों की जो है जो छतें हैं वो ढलाऊ है, लेकिन जो ढलुआ है सॉरी, और लेकिन कुछ घरों की जो छतें हैं वो कैसी है, सपाट है, समतल है। तो ये जो है इनका उपयोग जो है जानवरों की चारा को सुखाने के लिए या फिर सर्दियों में जो है मक्का को सुखाने के लिए इनका जो है उपयोग किया करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आई होप आप जो है इतने तक समझ चुके होंगे। हिमालय पर खेती लायक ज़मीन बहुत कम है। बस चौड़ी घाटियों और हल्के ढाल वाले पहाड़ों पर खेती की जा सकती है। तो जो हिमालय है सभी लोग जानते हैं पूरा का पूरा वो जो है पहाड़ी इलाका है, और इस कारण वहाँ पर जो है खेती लायक जो ज़मीन है बहुत ही कम है। बस चौड़ी घाटियाँ और हल्के ढाल वाले पहाड़ों पर ही जो है खेती की जा सकती है। कुछ कुछ जगहों पर भी यहाँ खेती की जाती है। जहाँ जहाँ ऐसी ज़मीन मिलती है वहाँ लोगों की बसाहटें हैं। तो जहाँ जहाँ पर जो है खेती योग्य ज़मीन मिल जाती है वहाँ वहाँ पर आपको लोगों की जो बसाहटें हैं, लोगों का जो रहना है वो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस कारण हिमालय में दूर दूर और छोटी छोटी बस्तियाँ पाई जाती हैं। तो इसी कारण से जितना भी हिमालय का जो इलाका है, जितना भी एरिया है वहाँ का, वहाँ पर जो है छोटी छोटी बस्तियाँ, और वो जो बस्तियाँ हैं वो दूर दूर में आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि खेती योग्य भूमि का वहाँ पर क्या होता है, कमी होती है, अभाव होता है। और जहाँ पर जो है खेती योग्य भूमि होती है वहाँ पर इनका जो है क्या होता है, बसाहट होता है। इस कारण इनके जो घर हैं, जो बसाहट है वो दूर दूर होती है और छोटी छोटी बस्तियों में ये जो है बसते हैं। और इनके जो घर हैं 20 से 30 घर, जो गाँव होता है 20 से 30 घरों के ही होते हैं। खेती और भूमि की कमी के कारण पहाड़ों पर आबादी कम और बिखरी हुई है। अब इनके यहाँ खेती योग्य जो भूमि है वो जो है क्या है, बहुत ही कम है। इसी कारण इनकी जो आबादी है वो भी कम है और साथ ही साथ बिखरी हुई भी है। मिट्टी पथरीली और जलवायु शीतोष्ण है।
तो यहाँ की जितनी भी मिट्टी है पथरीली है, पूरा जो है हिमालय का एरिया आता है। साथ ही साथ जलवायु भी क्या है, शीतोष्ण है। सर्दियों के महीने में एक बार बर्फ़ ज़रूर गिरती है, वर्षा सामान्य होती है। तो यहाँ पर बर्फ़बारी भी होती है, साथ ही साथ वर्षा यहाँ पर सामान्य होती है। बारिश के पानी से मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होता है। सीढ़ीनुमा खेतों की मदद से मिट्टी का कटाव रोका जाता है। तो जैसे ही बारिश होती है तो पूरी तरीके से मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर हो जाता है। और ये जो है क्या करते हैं, सीढ़ीनुमा खेतों के माध्यम से जितने भी मिट्टी के कटाव हैं उसको रोकते हैं और सीढ़ीनुमा क्या करते हैं, खेती कर सकते हैं। देख सकते हैं इधर चित्र में कुछ इस प्रकार से जो है सीढ़ीनुमा खेती होती है। तो इधर देख सकते हैं कुछ सीढ़ी सीढ़ी टाइप बना हुआ है, तो इसी को बोला जाता है सीढ़ीनुमा खेती। इससे क्या होता है कि ये जो मिट्टी का कटाव है वो बहुत कम हो जाता है सीढ़ीनुमा खेती की मदद से। हिमालय के लोग सीढ़ीनुमा खेतों में चावल, मक्का, सब्जियां और फल उगाते हैं। तो आपको इसको याद रखना है, आपके एग्ज़ाम में अगर पूछे जाएं तो जो हिमालय के जितने भी लोग हैं, उधर जितना भी इलाका है, वहाँ क्या होती है, सीढ़ीनुमा खेती होती है। सीढ़ीनुमा खेतों में ये जो है चावल, मक्का, सब्जियां और फल ये जो है उगाते हैं। पहाड़ी खेतों में अनाज की पैदावार नहीं होती और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन खेतों में सब्जियां बहुत होती है। तो यहाँ पर जो है अनाज की जो पैदावार है वो तो बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि इन खेतों में सब्जियाँ बहुत होती है। भले ही यहाँ अनाज की जो पैदावार है कम होती है, बट यहाँ पर जो सब्जियाँ हैं वो बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, पैदावार किया जाता है, पैदावार इनकी होती है। आपने पहाड़ी आलू, शिमला मिर्च के बारे में तो सुना ही होगा। मार्केट वगैरह यदि गए होंगे तो पहाड़ी आलू और शिमला मिर्च इनके बारे में आपने सुना भी होगा और खाया भी होगा। इस तरह सेब, आलू बुखारा, खुबानी, नाशपाती और चेरी जैसे फलों और सब्जियों की जो खेती है पहाड़ों की ढलानों पर ही होती है। तो ये जितने भी चीज़ यहाँ पर सेब वगैरह हो गया, खुबानी, पहाड़ी आलू, शिमला मिर्च, तो ये जितने भी फल और सब्जियाँ हैं वो इनकी खेती कहाँ पर होती है, पहाड़ी ढलानों पर ही होती है। इन फलों को बड़े पैमाने पर बागानों में लगाया जाता है और उन्हें दूर दूर तक बाज़ारों में बेचा जाता है। अब ये लोग क्या करते हैं, भले ही इनके यहाँ अनाज की पैदावार बहुत ज़्यादा नहीं होती, बट सब्जी और फल ये जो है बहुत अधिक मात्रा में उगाते हैं और उनको जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है बागानों में इनको उगाया जाता है। और उसके बाद ये जो है दूर दूर तक उनके क्या करते हैं, बाज़ारों में ले जा कर के बेचते हैं। अब देख सकते हैं उधर का जितना भी फल सब्जी है वो हमारे तरफ आता है और इधर जितना भी जो चीज़ है वो उनके तरफ जाता है। तो इस प्रकार से एक दूसरे के बीच क्या होता है, यहाँ पर आदान प्रदान भी देखने को मिल जाता है। यहाँ अधिकांशतः सदाबहार वन हैं जिनके पत्ते एक साथ नहीं झड़ते। तो यदि वनों की यदि हम बात करें, कहाँ, हिमालय पर्वत का जो इलाका है वहाँ पर यदि हम वनों की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, सदाबहार वन आपको देखने को मिल जाएगा। और इन सदाबहार वनों में क्या है कि जिनके पत्ते जो है एक साथ नहीं झड़ते, मतलब एक एक करके जितने भी पत्ते हैं वो धीरे धीरे इनके झड़ते हैं। सभी जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते एक साथ यहाँ पर नहीं झड़ते। इन पेड़ों की पत्तियों का उपयोग जानवरों के चारे के रूप में होता है और लकड़ी ईंधन के रूप में उपयोग में लाई जाती है। अब जितने भी पत्ते हो गए उनका उपयोग जो है जानवर के चारे के लिए ये लोग किया करते हैं। साथ ही साथ जितना भी लकड़ी हो गया उनको ईंधन के रूप में, जलाऊ लकड़ी के रूप में जो है उपयोग करते हैं। साथ ही साथ भोजन खेतों से प्राप्त उपज से पूरा हो जाता है। और ये जो है अपने खेतों से जितना भी उपज प्राप्त होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आय के लिए लोग मजदूरी करते हैं, जड़ी बूटी इकट्ठा करके बेचते हैं। अब भैया उधर जो है पूरा तरह हिमालय का जो इलाका है पूरा जड़ी बूटियों से क्या है, भरा हुआ है। तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जड़ी बूटी भी ढूंढते हैं और उनको जो है बेचते हैं, जिस प्रकार से जिससे उनको क्या होता है, आय की जो प्राप्ति है वो हो जाती है। आय के स्रोत के अभाव में युवा शहर में स्थित कारखानों की तरफ प्रवास करने लगे हैं। अब इनका जो गांव है पूरी तरीके से पहाड़ी इलाकों में बसा होता है। तो जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, शहर में स्थित जितने भी कारखाने हैं उधर ये जो है जा कर के काम करते हैं। औरतें घर के काम के साथ साथ खेतों में भी काम करती है और वहाँ की जो औरतें हैं वो जो है क्या करती है, घरों में काम तो करती ही है, साथ ही साथ खेतों में जो है काम करती है। पशुपालन और लोग, तो हम जो है वारसू गांव के बारे में पूरी तरीके से पढ़ लिए। अब इनका जो पशुपालन और वहाँ के लोगों का जो रहन सहन, उनका जीवन है किस प्रकार से होता है वो देखने वाले हैं। हमने अभी पूरा पढ़ा वारसू गांव का, पूरा जो चीज़ है उसको हमने अच्छे से कवर किया।
अब चलिए वहाँ के लोगों और पशुपालन किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से उनका रहन सहन है, इसको हम जो है पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही अच्छा और बहुत कुछ आपको इसको इसमें जो है सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को जो है आप अंत तक देखिएगा और जितना भी आपको जानकारी मिले उसको आप जो है नोट भी करते जाइएगा। वारसू गांव के आसपास के लोगों के सॉरी वारसू गांव के आसपास के गांव में जाट समुदाय गडरिया के लोग जो है रहते हैं। तो जाट समुदाय के लोग यहाँ पर जो है क्या करते हैं, निवास करते हैं और इनको क्या बोला जाता है, गडरिया कहा जाता है। इनका मुख्य व्यवसाय भेड़ व बकरी पालन है। तो ये जो गडरिया समुदाय है इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, ये जो है भेड़ बकरी का पालन करते हैं। और प्रतिवर्ष गर्मियों के दिनों में हिमालय के ऊपरी हिस्सों में रसीली और मुलायम घास उगती है, इसलिए वे अप्रैल के महीने में अपने घर से सभी भेड़ों को चराते हुए चीन की सीमा तक जो है चले जाते हैं। अब ये जो है क्या है, हम जो है वारसू गांव के लोगों के और उनका पशुपालन का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है गडरिया समुदाय के लोग बहुत अधिक मात्रा में क्या करते हैं, निवास करते हैं और भेड़ बकरी का ये जो है पालन करते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही गर्मी का मौसम चालू होता है तो ये जो है हिमालय के ऊपरी इलाकों में गर्मी के मौसम में जो है बहुत ही रसीली और जो है मुलायम घास उगती है। तो ये लोग क्या करते हैं, अप्रैल के महीने में ही अपने जितने भी भेड़ बकरी हैं उनको लेकर के चराते चराते जो है कहाँ चले जाते हैं, चीन की सीमा तक ये जो है उनको चराते चराते चले जाते हैं। देख सकते हैं ये जो है बुग्याल, जहाँ भेड़ों के लिए पर्याप्त घास मिलती है। देख सकते हैं कितना हरा और कितना जो अच्छा घास है यहाँ पर भेड़ बकरियों के लिए मिल जाता है। और इधर भेड़ बकरी कुछ जो है चरती हुई आपको भी दिखाई देते हैं। तो ये जो है पूरी तरीके से चीन की सीमा तक भी चले जाते हैं और उन्हें पता होता है कि कौन सा पहाड़ भारत की और कौन सा चीन की सीमा में है। तो जितने भी ये जो लोग हैं यहाँ के, उनको अच्छे तरीके से पता है कि कौन सा जो पहाड़ है वो चीन का है और कौन सा भारत का है। हिमालय की स्थलाकृति, वनस्पति और मौसम के बारे में इनके पास बहुत अच्छा अनुभव व ज्ञान होता है। अब भैया ये जो है पूरी तरीके से क्या करते हैं, अप्रैल के महीने में ये जो है निकल जाते हैं और ये जो है पूरा अपना भेड़ बकरी को लेकर के चलते रहते हैं। और इनके जो पास बहुत क्या होता है, अनुभव होता है, साथ ही साथ हर चीज़ के बारे में इनको ज्ञान होता है कि हिमालय की स्थलाकृतियाँ हैं, वहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियों के बारे में, मौसम के बारे में। तो किस बहुत सारे इनके पास क्या होता है, अनुभव होता है और साथ ही साथ सभी चीज़ों को ये जो है जानते हैं। इस यात्रा में कई बार इन्हें मौसम की मार भी सहन करनी पड़ती है, इसलिए वे अपने साथ खाने पीने व रहने के सभी सामान साथ लेकर के चलते हैं। अब यात्रा के दौरान इनको जो है बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। कभी कभी इनकी जो तबीयत है वो भी ख़राब हो जाती है। कभी कभी इनको जो है मौसम की जो मार है, यानी कि मौसम में परिवर्तन होने पर भी इनको बहुत सारी कठिनाई होती है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, अपने साथ पूरा खाने पीने और रहने का जो सामान है उसको साथ लेकर के चलते हैं। वे जुलाई अगस्त में नीचे उतरने लगते हैं तथा नवंबर तक अपने घर वापस आ जाते हैं। अब भैया ये जो है अप्रैल के महीने में अपने घर से निकलते हैं और क्या होता है, अप्रैल के महीने में निकले और जुलाई अगस्त में जो है क्या होते हैं, नीचे उतरने लगते हैं। नीचे उतरने का मतलब ये है, अप्रैल के महीने में जो है कहाँ चले जाते हैं, पहाड़ों पर जो है चले जाते हैं। अब जैसे ही जुलाई अगस्त का महीना आता है जो है धीरे धीरे नीचे उतरने लगते हैं और नवंबर के महीने में जो है पूरी तरीके से अपने जो घर हैं वो फिर से वापस आ जाते हैं। यहाँ की घास जानवरों खासकर भेड़ों के चरने के लिए क्या है, बहुत उपयुक्त है। तो जितने भी घास यहाँ पर पाए जाते हैं वो बहुत ही क्या है, उपयुक्त है वहाँ के जानवरों के लिए। पश्चिमी हिमालय में भेड़ मांस और ऊन के लिए पाली जाती है और इस कारण भेड़ पालन मुख्य व्यवसाय है। तो जो पश्चिमी हिमालय है वहाँ भेड़ को जो है मांस और ऊन के लिए जो है पाला जाता है और इसी कारण से वहाँ पर भेड़ पालन जो है मुख्य व्यवसाय के अंतर्गत आता है। तो अप्रैल से लेकर के ये जो है नवंबर तक अपना क्या करते हैं, जानवरों के साथ जो है प्रवास करते हैं और इसी प्रवास को भी एक मौसमी प्रवास कहा जाता है। तो आपको इसको याद रखना है, जब जानवरों के साथ मौसम के अनुसार क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, तो उसको जो है मौसमी प्रवास कहा जाता है। आपको इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठंड के दिनों में पशुपालक अपने जानवरों के साथ हिमालय के निचले हिस्सों में आ जाते हैं। निचले हिस्सों में ठंड कम रहती है और हर चारा भी मिल जाता है। अब जैसे ही ठंड का मौसम आता है तो ये जो पशुपालक हैं अपने जानवरों को पुनः साथ लेकर के हिमालय के निचले इलाकों में आ जाते हैं। और निचले इलाकों में क्या होता है, ठंड बहुत जो है मतलब ठंड जो है कम रहता है, बहुत कम तो नहीं बोल सकते, ठंड जो है ऊपर के इलाकों की अपेक्षा कम रहता है और चारा भी बहुत अधिक मात्रा में मिल जाता है। तो फिर से जो है नीचे आ जाते हैं। यहीं पर इन पशुपालकों के गांव भी हैं और निचले जितने भी इलाके हैं पहाड़ों के नीचे, हिमालय के जितने भी निचले हिस्से हैं वहाँ पर इन पशुपालकों के क्या हैं, गांव भी हैं।
यहाँ इनके मकान भी होते हैं और यहीं वे खेती भी करते हैं। तो इनके मकान भी होते हैं, साथ साथ इनके खेत भी होते हैं जहाँ पर ये जो है खेती करते हैं। ठंड के महीनों में लोग घरों में ऊन काटने, कंबल आदि बनाने का काम करते हैं। अब ठंड का महीना होता है तो ये लोग घरों में ऊन काटते हैं, साथ ही साथ कंबल इत्यादि बनाने के जो है काम किया करते हैं। हिमालय में रहने वाली जनजातियां हैं जैसे जो अपने पशुओं के साथ मौसमी प्रवास करती हैं। तो हिमालय में बहुत सारी ऐसी जनजातियां आपको देखने को मिल जाएगी जो अपने पशुओं के साथ क्या करते हैं, मौसमी प्रवास करते हैं। मैंने आपको बताया था जब जो है जानवरों के साथ मौसम में परिवर्तन के साथ क्या किया जाता है, प्रवास किया जाता है, तो उसको बोलते हैं मौसमी प्रवास। और इनमें प्रमुख है गढ़वाल तथा कुमाऊं और भोटिया जनजाति, जो भेड़ बकरियां और मवेशी को क्या करते हैं, चराते हैं। तो ये जो है जनजातियों के नाम हैं। कश्मीर में बकरवाल जनजाति केवल बकरियां चलाती है, मतलब बकरवाल जनजाति है जो केवल और केवल क्या करती है, बकरियों को चराते हैं। जम्मू, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में मूलतः भैंस चराने वाले गुज्जर, दक्षिण पूर्वी लद्दाख में चंगपा तथा हिमालय के किन्नौर में किन्नौरी इत्यादि जनजातियां हैं। तो ये सभी जो है जनजातियों के नाम हैं, तो आप इसको याद रख सकते हैं ताकि आपके कोई भी एग्ज़ाम हो तो यदि आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएँ तो आप इसको अच्छे से कर लें। चलिए उद्योग धंधे की बात करें तो हिमालय की ऊंचाइयों पर बर्फ़ खूब पड़ती है, जिसके पिघलने के कारण छोटे बड़े नदी नालों के ढलानों पर तेज़ी से बहते हैं। इन नदियों के पानी का उपयोग बिजली उत्पादन में किया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, बर्फ़ तो भैया बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर बर्फ़बारी होती है। तो बर्फ़बारी होती है तो इसके लिए ये जितना भी छोटा बड़ा जितना भी नदी नाला है वो क्या हो जाता है, तेज़ी से बहने लगता है। तो नदियों के पानी का उपयोग क्या किस लिए करते हैं, बिजली उत्पादन में किया जाता है, पन बिजली के रूप में किया जाता है। पहाड़ी नदियों का पानी ढलानों पर पाइपों द्वारा तेज़ी से गिराया जाता है, जिससे पन बिजली की मशीनें जो है चलती है। अब जितने भी नदियां हैं तो उनको जो है पहाड़ी ढलानों पर जो है पाइपों के द्वारा जो है तेज़ी से गिराया जाता है, जिससे जितने भी पन बिजली हैं वो जो है चलती है और उसके बाद जो है जो बिजली है उसका उत्पादन किया जाता है। हिमालय में चूना पत्थर मिलता है। यहाँ के चूने के पत्थर के उपयोग से सीमेंट और कारखाने लगाए गए हैं। तो यहाँ पर चूना पत्थर भी बहुत अधिक मात्रा में मिलता है और इसी कारण से यहाँ पर जो है सीमेंट के जो कारखाने हैं वो भी लगाए गए हैं। चूना पत्थर की खदानें और सीमेंट कारखानों में लोगों को रोजगार मिला है। अब जैसे जैसे वहाँ पर जो है कारखाने लगने चालू हो गए, वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलना शुरू हो गया। सीमेंट की उपलब्धता का कारण पुल, बांध, घर, पन बिजली केंद्र आदि बनने में आसानी हो गई। अब वहाँ पर सीमेंट तो बहुत अधिक मात्रा में क्या है, उपलब्ध है। इस कारण वहाँ पर पुल, बांध, घर, पन बिजली जितने भी केंद्र हैं वो बनने में क्या हो गई है, आसानी हो गई है। परंतु यह काम हिमालय पर्वत के पर्यावरण को ध्यान में रख कर के नहीं हो पाया है, जिसके कारण चूना खदानों से ज़मीन का खसकना, मलबे का जमा होना और उससे जुड़ी कई समस्याएं पैदा हो गई है। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने क्या कर दिया, कारखाने तो लगा दिए, लेकिन हिमालय पर्वत का जो पर्यावरण को उसमें ध्यान में बिल्कुल भी नहीं रखा गया, जिसके कारण बहुत सारी जो कठिनाई है उनका जो है सामना करना पड़ता है। जैसे कि खदानों से जो है ज़मीन का खिसकना, मलबा जमा हो जाना और उससे जुड़ी कई भूस्खलन इत्यादि जो समस्याएं वो पैदा हो जाती है। सीमेंट के कारखानों से सीमेंट की धूल उड़ कर के चारों ओर छा जाती है। इस धूल से लोगों की सेहत, पेड़ पौधे और फसलों को भी क्या होने लगा है, नुकसान होने लगा है। अब जो सीमेंट का जो धूल है बहुत ही बारीक होता है, ये जो है चारों ओर उड़ता रहता है, जिससे यहाँ के लोगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है, साथ ही साथ पेड़ पौधे और फसलों को भी नुकसान होने लगा है। यहाँ की परंपरागत उद्योग हैं, तो उद्योग धंधे की यदि हम बात करें तो पुराने हस्तशिल्प जैसे हथकरघे से बने कपड़े व शाल की बुनाई, कशीदाकारी, लकड़ी की तराशी हुई सजावट सामान इत्यादि यहाँ पर जो है पारंपरिक उपयोग उद्योग के रूप में सामने आते हैं। इनके अलावा कागज़ की लुगदी से बना सुंदर डिजाइनदार सामान भी बनाए जाते हैं। तो कागज़ की जो लुगदी होती है उससे भी ये जो है बहुत अच्छे तरीके से क्या बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं। और ये सब छोटे घरेलू उद्योग हैं। कारखानों में बने माल की बिक्री के कारण ये घरेलू उद्योग खत्म हो रहे थे, पर सरकार द्वारा भी इन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया जाने लगा। अब भले ही कारखाने खुलने लगे, उसके बाद जितने भी ये जो घरेलू उद्योग हैं, परंपरागत जो उद्योग हैं वो बंद हो रहे थे, लेकिन सरकार ने इनको क्या दिया, प्रोत्साहन दिया। और सरकार के प्रोत्साहन से ये जो उद्योग धंधे हैं वो फिर से अपनी तेज़ी से जो है काम करने लगे।
परिणामतः इनका जो सामान है दूर दूर तक बाज़ारों में पहुंचने लगा और इनकी जो मांग है काफ़ी बढ़ गई है। तो जितने भी परंपरागत उद्योग हैं उनसे निर्मित जितने भी सामान हैं उनको जो है दूर दूर तक भेजा जाता है बाज़ारों में, और इनकी जो मांग है वो भी बढ़ गई है। ये सब अच्छी कीमतों पर जो है बिक जाते हैं, काफ़ी कीमतों पर ये जितने भी सामान हैं वो बिक जाते हैं। हाल के कुछ सालों में फलों का रस निकालने, मुरब्बे, अचार आदि बनाने के छोटे कारखाने भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है लोगों की सुविधा के लिए फलों का रस निकालने के लिए, मुरब्बा, अचार इत्यादि बनाने के लिए भी जो है छोटे छोटे कारखाने यहाँ पर लगा दिए गए हैं। और इनमें वहाँ पर उगाए जाने वाले फलों का ही क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जितने भी फल वहाँ पर उगते हैं उन्हीं का उपयोग इन कारखानों में जो है किया जाता है। चलिए यहाँ के यदि पर्यटन की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ वर्षों से पर्यटन व्यवसाय तेजी से फल फूल रहा है। देश और विदेश से लोग हिमालय की प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेने और धार्मिक स्थलों की यात्रा करने की बड़ी संख्या में आते हैं। तो यहाँ पर जो है जो पर्यटन है वो बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। हमारे देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग जो है हिमालय की प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसको देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर बहुत जो धार्मिक स्थल पर भी जो है यात्रा करने के लिए आते हैं। उनके ठहरने, खाने पीने के लिए होटल और लाने ले जाने के लिए मोटर टैक्सी आदि काम करने के व्यवसाय अब तेज़ी से विकसित हो रहे हैं। अब जैसे जैसे जो है जो पर्यटन है वो विकसित हो रहा है, तो उनको ठहरने के लिए, उनके खाने पीने और लाने ले जाने के लिए जो कार्य है वो भी अच्छे से वहाँ पर चल रहा है। और इस तरह कामों में भी बहुत लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो इस तरह के कामों से भी लोगों को बहुत क्या हो रहा है, रोज़गार की प्राप्ति हो रही है। हिमालय के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब इत्यादि। तो ये सभी चीज़ें वहाँ पर जो है बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में हैं। और जो हिमालय पर्वत का जो इलाका है वो बहुत ही क्या है, खूबसूरत है। मैं वहाँ पर गया नहीं हूँ, लेकिन यदि मुझको मौका मिले तो मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। तो आप भी मुझको कमेंट में बता सकते हैं कि आप जाएंगे कि नहीं। अब आता है भूस्खलन एक गंभीर समस्या। तो हिमालय की चट्टानें बहुत कठोर नहीं है। जंगल कटने से तेज ढलानों टूट टूट कर गिरने लगी और यह अब यहाँ की गंभीर समस्या बन गई है। तो यहाँ जितने भी चट्टानें हैं भले ही वो जो है कठोर दिखाई पड़ते हैं, बट वो जो है बहुत कठोर नहीं है। जैसे जैसे यहाँ के जंगल वगैरह कटते हैं तो तेज़ ढलानों से जितने भी मलबे हैं वो गिर जाते हैं, और जिससे जो है गंभीर समस्या जो है बनी हुई है। कई बार तो गांव के गांव मलबे में दब जाते हैं, जिससे जान माल का क्या होता है, नुकसान होता है। कई बार ऐसा भूस्खलन होता है कि पूरा गांव का गांव क्या हो जाता है, मलबे में दब जाता है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, नुकसान हो जाता है। सड़कों पर मलबा जमा हो जाता है, जिससे आवागमन जो है रुक जाता है। अब यदि सड़क पर यहाँ पर देख सकते हैं मलबा गिरा हुआ है, तो ये जो कार है पूरी तरीके से यहाँ इसमें फंस गया है। और सड़कों पर यदि मलबा जमा हुआ तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, आवागमन भी क्या हो जाता है, बाधित होता है। भूस्खलन यानी कि ज़मीन के खिसकने से कई बार नदियों में मलबा जमा हो जाता है, जिससे नदियों के मार्ग क्या हो जाते हैं, भी रुक जाते हैं और कई झीलें जो है बनने लगती है। और ये जो झीलें हैं अस्थायी झीलें होती है। क्या हो जाता है, ये जो मान लो नदी है, अब इसके मार्ग में पूरा का पूरा क्या हो चुका है, मलबा जमा हो गया। तो ये जो है झीलों का क्या ले लेती है, रूप ले लेती है। और ये जो झीलें होती है वो अस्थायी होती है। कुछ समय में पानी के दबाव से मलबे का ढेर जो है टूट जाता है और पहाड़ों के निचले भागों में जो है बाढ़ आ जाती है। अब क्या होता है, यदि नदियों का जो पानी है, इधर नदी है, इधर पूरे तरीके से मलबा जमा हो चुका है, तो इसका जो मार्ग है वो बंद हो चुका है। अब अचानक ये जो मलबा है वो बहाव से जो है टूट जाता है, तो जितना भी निचला इलाका रहता है वहाँ पर क्या आ जाता है, बाढ़ भी आ जाता है। पहाड़ों पर जंगल कटने से मैदान में भी तेज़ी से भयंकर बाढ़ आती है, समस्या पैदा हो गई है। क्या आप इस समस्या का कारण समझा सकते हैं? तो ये जो समस्या का कारण सिर्फ और सिर्फ क्या है, भूस्खलन है। पेड़ों की कटाई जैसे जैसे होती है तो भूस्खलन जो है बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं कि जितने भी मिट्टी वगैरह है उसको अपनी जड़ों से बांध करके रखते हैं। तो इस कारण से जो है यहाँ पर भूस्खलन भी एक बड़ी गंभीर समस्या के रूप में हमको देखने को मिल जाता है। तो ये था भूस्खलन। और बस आज के वीडियो में जो है हम इतने तक ही कवर करने वाले हैं, और हम इसको जो है बहुत ही आराम से और धीरे धीरे और हर चीज़ को कवर करते हुए पढ़ने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और यदि वीडियो आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को और भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट को लेकर के। और यदि आपने इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हैं। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए पढ़ते हैं
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।